Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 4. It is the fourth chapter from the class 6 mathematics books and it is the part third of this chapter explanation. ये क्या है? पार्ट थर्ड है. ओके, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने टैली मार्क्स को एक्सप्लेन किया. पार्ट 1 में हम लोगों ने टैली मार्क्स को एक्सप्लेन किया है. पार्ट 2 में हम लोगों ने पिक्टोग्राफ को एक्सप्लेन किया है. अब इस पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे बार ग्राफ के बारे में. ओके, तो बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और इसमें फिर लास्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना ताकि आपको ये चैप्टर और आसानी से समझ में आ सके और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कर देना ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके. ओके, ऑलराइट. इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी है, आप सर्च करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे तो सब्सक्राइब कर लेना. ओके, तो बढ़ते हम लोग अपने चैप्टर की तरफ में. चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग एंड रिप्रेजेंटेशन. It is chapter 4 data handling and representation or presentation, fourth chapter from the class 6 mathematics book. Okay, तो आज का टॉपिक जो है इस वीडियो इस पार्ट में वो क्या है? बार ग्राफ. अब बार ग्राफ को हम लोग कहेंगे ग्राफ्स इन विच इंफॉर्मेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस और बार्स आर कॉल्ड बार ग्राफ्स. ठीक है, वो ग्राफ जिसमें इंफॉर्मेशन को हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइंस की मदद से, ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी एक सेट ऑफ डेटा, कोई भी डाटा का अगर सेट दिया हुआ है, कलेक्शन दिया हुआ है, तो उस इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं बार ग्राफ. These bars are of uniform width and have equal spacing between them. अब ये जो बार्स हैं इनका यूनिफॉर्म विड्थ होता है. जहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो. ठीक है, यूनिफॉर्म विड्थ मतलब कि ये जो इसका लेंथ है, ठीक है, विड्थ को इसको, ठीक है, तो ये जो विड्थ है वो बराबर रहना चाहिए. ठीक, जो भी ड्रॉ करोगे इसको आगे हम लोग जो सीखेंगे तो क्या रहेगा? बराबर रहेगा. एंड हैव इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम. बिटवीन देम कहने का मतलब कि दो बार के बीच में जो स्पेस होगा, ठीक है, वो भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. वो भी दोनों बार्स के बीच का जो स्पेस है वो भी इक्वल रहेगा. ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो जैसे चार्ट रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ सिटीजन्स इन 3 बिल्डिंग्स इन 4 कॉलोनीज. देखिए, तो ये चार्ट एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे जिसमें 3 बिल्डिंग का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि तीनों बिल्डिंग में कितने सिटीजन यानी लोग रह रहे हैं और ये तीनों बिल्डिंग का है तो 4 कॉलोनीज में है. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि यहाँ पे यूनिट देखोगे तो क्या दिया हुआ है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 पीपल. अब ये यूनिट क्या है? तो पहले हम लोग इस बार ग्राफ को समझ ले. तो ये कॉलोनी 1 में, ठीक है, कॉलोनी 1 में देखोगे 3 कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. बिल्डिंग 1 को ब्लू कलर से, ये क्या है? तो ब्लू कलर है और इसको बिल्डिंग 1 के लिए रिप्रेजेंट किया गया है. बिल्डिंग 2 को ऑरेंज कलर से, ये क्या है? तो बिल्डिंग 2 है जिसको ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. और बिल्डिंग 3 को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक, मतलब कि हर कॉलोनी में जो 3 बिल्डिंग्स हैं तो उन तीनों बिल्डिंग को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया गया है इस ग्राफ में. ठीक है, और यहाँ पे ये क्या? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है. ठीक है, इसकी ध्यान रखना, ये इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं. ये क्या हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये क्या हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस है. ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों हमेशा के लिए. अब ये, ठीक है, सरफेस प्लेन टू द सरफेस, ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है. एंड टॉप टू द सरफेस वो क्या हो गया? हमारे वर्टिकल लाइंस. ये क्या हमारे वर्टिकल लाइंस है. ठीक है, तो कॉलोनीज को हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया गया है और नंबर्स को क्या रिप्रेजेंट किया गया? तो वर्टिकली. ठीक है, इनको क्या रिप्रेजेंट किया गया है? वर्टिकली. ये वर्टिकली हो गए और कॉलोनीज को किससे रिप्रेजेंट किया गया? तो हॉरिजॉन्टली. ओके, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो गया. कॉलोनीज को हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया गया है और नंबर्स को वर्टिकली रिप्रेजेंट किया गया. अब यही नंबर्स जो है ये हमारा हो गया यूनिट. ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 पीपल. देख रहे हो क्या लिखा हुआ यहाँ पे? 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 पीपल. ठीक है, 1 यूनिट कहने का मतलब ये कॉलोनी 1 को देखोगे तो ये 0 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक आया है? तो ऑलमोस्ट 4.4 और 5 के बीच में 4.4 मान लो. ठीक है, कहां तक आया? 4.4 तक आया है. अब 4.4 क्या किसी आदमी को हम लोग 4.4 कह सकते हैं कि 4.4 आदमी रह रहे हैं वहां पे? नहीं ना. क्या होगा? या तो 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा. अब ये 4.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आंसर आएगा हमारा 44. ठीक है, आंसर कितना आएगा? 44. तो 44 तो लोग हो सकते हैं ना. ठीक है, तो बिल्डिंग 1 में, कॉलोनी 1 में, बिल्डिंग 1 में 44 है. और वही बिल्डिंग 2 का रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो 4.4 से लेकर के इसको देखोगे अगर तो 6.8 तक है मान लो. ठीक है, तो 6.8 में से 4.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2.4. अब 2.4 भी कोई नंबर नहीं होता है पीपल का काउंटिंग के लिए. इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 24. यानी बिल्डिंग 2 में कितने लोग रह रहे हैं? तो 24 रह रहे हैं. अब बिल्डिंग 3 में यानी ग्रीन कलर का जो बिल्डिंग है उसमें देखेंगे हम लोग तो 6.8 से कितना है? तो ये 8.8 मान लेते हैं. यानी टोटल कितना? 2. और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20. यानी टोटल कितने लोग रह रहे हैं? तो 20 लोग रह रहे हैं.
यानी कॉलोनी 1 में टोटल कितने लोग रह रहे हैं, तो 44, 24 और 20 यानी 8 एंड 8 88 लोग रह रहे हैं कॉलोनी 1 में। ठीक, तो ये तो एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ग्राफ की मदद, बार ग्राफ समझाने के लिए यहाँ पे बस एग्जांपल दिया हुआ है। हम लोग और आसानी से इसको समझेंगे और बढ़िया तरीके का और भी हायर लेवल का जो बार ग्राफ है वो हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिंपल वाला बार ग्राफ जानेंगे। यहाँ पे बस एक एग्जांपल दिया हुआ है कि बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वर्टिकल बार ग्राफ। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो वर्टिकल बार ग्राफ। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये क्या हमारा, क्या ये क्या हो गया हमारा वर्टिकल बार ग्राफ। ऑलराइट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या है, टाइप्स ऑफ पेट्स ओन्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पेट्स है कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा ओन किए गए। इसमें भी देखोगे तो स्केल मेंशन किया हुआ है। स्केल क्या है, तो वही 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 यूनिट 2 स्टूडेंट के बराबर है। तो ये तो 1 है यहाँ पे और ये यूनिट है। ठीक है, 0 से लेके 2 के बीच में है, तो ये 1 यूनिट है और यही कितना हो गया, तो 2। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको यहाँ पे यही मेंशन किया गया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लेट, तो डॉग्स का काउंटिंग कहाँ तक है, तो 10 तक है, तो डॉग्स 10 स्टूडेंट्स के द्वारा। कैट्स का काउंटिंग कहाँ तक है, तो 8 तक है, तो कैट 8 स्टूडेंट्स के द्वारा। बर्ड्स का काउंटिंग कहाँ तक है, तो 6 स्टूडेंट्स तक है। मैडम के हाथ से छुप गया ये, लेकिन बर्ड्स का काउंटिंग कहाँ तक है, 6 नहीं 5। ओके, लेट मी गेट इट इरेज्ड एंड मेक इट करेक्ट। ठीक है, बर्ड्स का काउंटिंग कहाँ तक है, तो इट इज अप टू 5, ये 5 तक है। और फिश का काउंटिंग कहाँ तक है, तो 2 तक है सिर्फ। फिश का काउंटिंग कहाँ तक है, तो 2 तक है। तो दीज आर दी नंबर ऑफ पेट्स ओन्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हम लोगों ने टेलीग्राफ में, टेलीग्राफ कह रहा हूं सॉरी, टैली मार्क्स में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसीज के बारे में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर भूल गए हो तो फ्रीक्वेंसी को जान लो कि नंबर ऑफ अकरेंस, कोई भी काउंटिंग कितनी बार आ रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो डॉग का काउंटिंग कितना बार आया, 10 बार आया, तो डॉग का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 10 हो गया। कैट का काउंटिंग कितना बार आया, 8 बार आया, तो कैट का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 8 हो गया। बर्ड का फ्रीक्वेंसी, बर्ड का काउंटिंग कितनी बार आया, 5 बार आया, तो बर्ड का फ्रीक्वेंसी 5 हो गया। ऑलराइट, सो आवर वीकली रेनफॉल रिकॉर्ड। ठीक है, अब ये वीकली रेनफॉल रिकॉर्ड, ये एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो जाता है। बार ग्राफ में होप कि आपको समझ में आएगा क्या है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। इंफॉर्मेशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाना, उसी को हम लोग कहते हैं बार ग्राफ। ओके, तो अब एग्जांपल पे आते हैं सीधे। एग्जांपल पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, तो वीकली रेनफॉल रिकॉर्ड। ठीक है, वीकली रेनफॉल रिकॉर्ड कि एक सप्ताह में कितना बारिश हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि अ वेदर स्टेशन रिकॉर्डेड द फॉलोइंग रेनफॉल इन मिलीमीटर ओवर वीक इन जुलाई। ठीक है, तो एक वेदर स्टेशन ने जुलाई के महीने में कितने, हर वीक में कितना बारिश हुआ है, तो उसको रिकॉर्ड किया है। तो मंडे में, एक वीक में, ठीक है, जुलाई के एक वीक में कितना बारिश हुआ है, तो मंडे को 10 mm, ट्यूजडे को 40 mm, वेडनेसडे को 20 mm, थर्सडे को 60 mm और फ्राइडे को 30 mm। ओके, तो अब इसी के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे ड्रॉ करना है हमें, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल करा दूं आपको। हॉरिजॉन्टल क्या होगा, तो प्लेन टू दी सरफेस, ये जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। हम लोगों ने ऊपर में जो एग्जांपल देखा है वो क्या है, तो वर्टिकल था वो। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, हमारा वर्टिकल है। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर में जो एग्जांपल देखा था वो क्या था, तो वर्टिकल बार ग्राफ था। हमें यहाँ क्या ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है, तो ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ वेयर बार्स ग्रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फॉर दिस डेटा चूज अ स्केल ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब 1 यूनिट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो 10 मिलीमीटर होना चाहिए। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो लेट मी शो यू। ठीक है, तो आसान से, अब यहाँ पे इस पेपर पे में जब पेपर पे जब इसको ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना रहेगा इस तरीके से। ठीक है, हमें इसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है। ठीक है, हमें इसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है। तो एक्स एक्सिस में, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम लोग एक्स एक्सिस मानेंगे, और वर्टिकल वाला जो एक्सिस है हमारा, ठीक है, वर्टिकल वाला जो एक्सिस है इसको हम लोग वाई एक्सिस मानेंगे। तो वाई एक्सिस में हम लोग डेज को मेंशन करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले में मंडे, उसके बाद में ट्यूसडे, फिर आ जाएगा वेडनेसडे, फिर आ जाएगा थर्सडे, और लास्टली हमारा फ्राइडे। लास्टली क्या होगा हमारा, फ्राइडे। और अब ये जो है जीरो काउंट करेंगे इसको, और इसके हॉरिजॉन्टल में ये वाई एक्सिस क्या है हमारा, वाई एक्सिस जो हो गया ये हमारा वर्टिकल हो गया। ठीक है, वाई एक्सिस क्या हो गया हमारा, वर्टिकल हो गया, और ये एक्स एक्सिस क्या हो गया, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, ये ध्यान रखना तुम्हें, एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल रहेगा और वाई एक्सिस क्या रहेगा हमारा वर्टिकल रहेगा। तो जीरो है, हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमें 1 यूनिट जो है 10 mm एज्यूम करना है। ठीक है, 1 यूनिट 10 mm एज्यूम करना है। ओके, तो लेट अस काउंट हियर, लेट अस काउंट फ्रॉम हियर। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया,
दिस वन इज 4, 5, 6 एंड 7। नहीं, जब इसको आप पेपर में ड्रॉ करोगे तो इक्वली डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है। इक्वली डिस्टेंस पे कैसे रखोगे, तो 1 सेंटीमीटर का गैप मान लेना या फिर हाफ सेंटीमीटर का गैप मान लेना, लेकिन इक्वली डिस्टेंस पे इसको रखना रहेगा, ठीक है। ये जो यूनिट है इसको हम लोग इक्वली डिस्टेंस पे रखेंगे। अब मंडे को जो हमारा बारिश हुआ है कितना mm हुआ, तो 10 mm हुआ है। 10 mm को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, मंडे को जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये इस तरीके से कुछ रहेगा। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इंक नाउ, ठीक है। ठीक है, मंडे को जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये हो गया हमारा मंडे का। क्यों, और सिर्फ 1 पे आके क्यों रुक गया ये, क्योंकि हम लोगों ने मंडे को लिए 10 mm एज्यूम किया है। मंडे के लिए हम लोगों ने क्या है कि 10 mm है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 mm, ठीक है। स्केल क्या लिखेंगे इसमें कि 1 यूनिट जो हमारा 1 यूनिट जो है वो कितना है, 10 mm है, ठीक है। 10 mm है, तो 1 पे आकर के मंडे का ग्राफ जो है ये जो हमारा रुक जाएगा, ठीक है। तो यानी 10 mm का बारिश को आप रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारा कहलाएगा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ठीक है। स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है ये जो है ये क्या हमारा वर्टिकल बार ग्राफ है। अभी हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, की लेफ्ट से राइट की ओर हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। ट्यूसडे का कितना दिया हुआ है, तो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 40 दिया हुआ है, मतलब कि ट्यूसडे का जो ग्राफ है उसे हम लोग ले जाएंगे 4 तक, ठीक। ट्यूसडे का जो ग्राफ है उसे हम लोग ले जाएंगे 4 तक। अब ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो ग्राफ का विड्थ है, ठीक है, बार को हो या फिर हॉरिजॉन्टली बार जो है या फिर लाइन जो है उसका विड्थ जो है वो बराबर रखना है, ठीक है। उसका विड्थ जो है वो बराबर रखना हमेशा। यहाँ थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है बच्चों, ठीक है, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, रफली ड्रॉ किया जा रहा है, लेकिन स्केल की मदद से जो ड्रॉ करोगे, और हमेशा स्केल की मदद से ही ड्रॉ करना, नीट एंड क्लीन वर्क रखना, ताकि ऐसे भी मार्क्स मिल सके, ठीक है। नीट एंड क्लीन वर्क का एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। ये जो है यूनिफॉर्म विड्थ का रहे और 2 बार्स के बीच का जो गैप है वो भी इक्वल रहा करे, ठीक है। 2 बार के बीच का जो गैप है वो भी इक्वल रहा करे। तो ट्यूसडे का हमारा कहां तक आ गया, ट्यूसडे का हमारा 4 तक आ गया, यानी 40 mm को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया ट्यूसडे के लिए। अब वेडनेसडे का कितना है, 20 है। वेडनेसडे का कितना है, तो 20 है। तो 20 के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ 2 पे तक लाएंगे इसको, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो है 2 बार के बीच का जो गैप है वो यहाँ पे थोड़ा कम हो सकता है, तो इसको माफ करना, ठीक है। पेपर में जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये बराबर रहेगा, ठीक है। पेपर में जब इसको ड्रॉ करोगे तो उसको बराबर रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 20। और थर्सडे के लिए कितना है, 60 है। थर्सडे के लिए हमारा सबसे लंबा जो है, आई थिंक ये थर्सडे के लिए ही है, जो कि ये 6 तक जा रहा है, 60 के लिए, ठीक है। कहां तक गया, तो 6 तक गया। ये हो गया हमारा थर्सडे के लिए हॉरिजॉन्टल बार, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बार। और ये टोटल जो डायग्राम बन जाएगा, टोटल जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन का जो फिगर यहाँ पे बन जाएगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे बार ग्राफ। ये एक एक इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉ बार्स ड्रॉ कर रहे हैं, और ये टोटल जो है हमारा क्या बन जाएगा, बार ग्राफ। फ्राइडे के लिए कितना है, 30 है। 30 का कहने का मतलब कि हमें यहाँ पे 30 पे ला करके 3 पे ला करके इसको रोक देना है, ठीक है। 3 पे क्यों रोके हम लोग इसको, क्योंकि 1 यूनिट जो है वो 10 यूनिट के बराबर है, ठीक है। 1 यूनिट जो है वो 10 यूनिट के बराबर है। अब एक आसान से भाषा में ये भी समझ लो कि बार ग्राफ या किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उससे हमें हेल्प क्या मिलता है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज से ज्यादा आसानी है किसी भी पिक्चर को एट इजिली ग्लांस एक बार में देख करके उसका इंफॉर्मेशन पता कर पाना। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि नंबर्स के डिजिट्स को कंपेयर करना पड़ जाता है, लेकिन अगर उसका ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है तो ग्राफ के पोर्शन को देख करके हम लोग आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ, ये तो हो गया हमारा ग्राफ रेडी, ठीक है। ग्राफ हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया यहाँ पे हमारा रेडी। अब इस ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन है, ये ब्लैक कलर चलने लग रहा है, लेट मी मेक इट ब्लू, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था, ग्राफ ड्रॉ करना, तो ग्राफ हमारा ड्रॉ हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच डे रिप्रेजेंट्स द लॉन्गेस्ट बार ऑन योर ग्राफ, कौन सा डे जो है वो सबसे लंबा बार से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो कौन सा डे है, इट इज थर्सडे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो थर्सडे। कौन से दिन को सबसे लंबा बार हो रहा है ड्रॉ, तो वो हो जा रहा है थर्सडे को। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल रेनफॉल रिकॉर्डेड ओवर दीज 5 डेज, अब इन 5 दिनों में टोटल रेनफॉल कितना हुआ है। तब टोटल रेनफॉल के लिए क्या करना है, हम इन सारे नंबर्स को जोड़ देना है। तो 10 + 40 = 50 + 20 = 70 + 60 = 130 + 30 = 160, ठीक है। तो 160 mm टोटल रेनफॉल हुआ है इस वीक में, इन 5 दिनों में, ठीक। क्या करना रहेगा, इन सारे डिजिट्स को जोड़ देना रहेगा, इन सारे नंबर्स को जोड़ देना रहेगा। ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ऑन विच डे, किस दिन को, ऑन विच डे वाज द रेनफॉल एग्जैक्टली 4 टाइम्स द रेनफॉल ऑफ मंडे, ठीक। किस दिन को मंडे को जो रेन हुआ है उसका टोटल 4 टाइम्स है, ठीक है। तो 4 टाइम्स यानी उसका 4 गुना, तो मंडे को कितना रेन हुआ है, तो मंडे को 10 mm रेन हुआ है और इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 40,
ठीक है, मंडे को 10 mm हुआ है तो इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 40। तो हम लोग चेक करेंगे 40 mm किस दिन को हुआ, तो 40 mm हुआ है ट्यूसडे को। ठीक है, 40 mm किस दिन हुआ है, ट्यूसडे को। इसका आंसर हमें लिखना है 40 कुछ नहीं मेंशन करना रहेगा, हमें इसका डे का आंसर नेम लिख देना रहेगा, दैट इज ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को जो है 4 टाइम्स हुआ यानी 40 हुआ है। ऑलराइट, तो ये था हमारा पहला एग्जांपल क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने बार ग्राफ ड्रॉ किया, और ये क्या ड्रॉ किया, तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है, क्या ड्रॉ किया हम लोगों ने, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ओके बच्चों, तो होप कि आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब तक हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल देखा था वो था वर्टिकल बार ग्राफ का, और यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो ड्रॉ किया वो क्या है, तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। ऑलराइट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है, फेवरेट सब्जेक्ट सर्वे। ये क्या है कि एग्जांपल जो है, ये क्वेश्चन जो है ये फेवरेट सब्जेक्ट के सर्वे का है। नाउ अ सर्वे वाज कंडक्टेड, एक सर्वे कंडक्ट किया गया है अमंग 200 स्टूडेंट्स टू फाइंड देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहां देखो कितना बड़ा नंबर है, 200 बच्चों के बीच में ये सर्वे कंडक्ट किया गया है। द रिजल्ट्स आर, रिजल्ट्स कितना आया है, तो मैथमेटिक्स जो है 60 स्टूडेंट्स के द्वारा लाइक किया जा रहा है, साइंस जो है 50 स्टूडेंट्स के द्वारा, इंग्लिश 40 स्टूडेंट्स के द्वारा, सोशल स्टडीज 30 स्टूडेंट्स के द्वारा, और हिंदी जो है वो 20 स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें हमें, कि हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ वर्टिकल बार ग्राफ। अभी इसमें हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, ये जो है ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, और हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल देखा था वो क्या था, वर्टिकल बार ग्राफ। ठीक है, लेकिन उस वर्टिकल बार ग्राफ में भी तीन ही डेटा था। ठीक है, बहुत मल्टीपल डाटा था, सिर्फ 3 डाटा नहीं था, 4 कॉलोनी में 3 बिल्डिंग्स का डाटा था उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या बस एक सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट्स है, इसमें स्टूडेंट्स का सिर्फ डाटा है। ठीक है, ड्रॉ क्या करना है, तो वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने से पहले, सॉरी, बार ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम लोग उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस पे मान लो, और वर्टिकल लाइन हमारा वाई एक्सिस से जूम कर लीजिए। ठीक है, अब सब्जेक्ट और स्टूडेंट्स, अब इसमें हम लोग कैसे क्या मानेंगे, जो काउंटिंग वाला पार्ट है उसको हम लोग काउंटिंग वाले पार्ट से हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, एक्सिस से, काउंटिंग वाले एक्सिस से हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना रहेगा। हमें वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जो नंबर वाला पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यानी तो ये हमारा जो कॉमन पॉइंट है उसको तो पहले 0, और हॉरिजॉन्टली इस बार सब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद साइंस, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद सोशल स्टडीज, शॉर्ट में लिख देता हूँ एसएसटी। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी, उसके बाद हिंदी। जब इसको कॉपी में ड्रॉ करोगे तो ये इस तरीके से, ये तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा लाइन इसलिए ड्रॉ कर दिया हूँ ताकि गैप मेंटेन करके रख सकूँ जब बार ग्राफ ड्रॉ करूँ तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो बार ग्राफ ड्रॉ करना वर्टिकली, ऊपर से स्केल भी दिया हुआ है कि स्केल जो है 1 यूनिट में जो है 10 स्टूडेंट का मेजरमेंट होना चाहिए। ठीक है, 1 यूनिट में 10 स्टूडेंट का मतलब कि हम लोग 0 से वर्टिकली अगर यहाँ पे 1 जाते हैं, ठीक है, ये 1 जाते हैं, तो यहां तक में काउंटिंग कितना आ जाएगा, 10 स्टूडेंट्स का काउंटिंग हो जाएगा। ठीक है, 2 पे जब जाएंगे तो यहां तक का काउंटिंग कितना हो जाएगा, 20 स्टूडेंट्स। 3 तक जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 स्टूडेंट। 4 तक जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 स्टूडेंट्स। और 5 6, ये 5 और 6 तक ही रखते हैं, मैक्सिमम काउंटिंग यहाँ पे 60 तक का है। ठीक है, तो 6 तक रखते हैं। चलो, तो मैथमेटिक्स जो है वो 60 स्टूडेंट्स के द्वारा, तो बार ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, ये मेन्यू कहां से ओपन हो गया। ठीक है, अब बार ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो रहेगा, ये हमारा ग्राफ ऐसे वर्टिकल। पिछला जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था वो क्या था, हॉरिजॉन्टल था। अब हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, तो वर्टिकल। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इंक फर्स्ट। ठीक, ग्राफ के लिए क्या करते हैं, इंक का कलर चेंज कर देते हैं। अब मैथमेटिक्स के लिए 60 स्टूडेंट्स हैं, यानी अरे यार, यानी 6 से, अब इसको स्केल से ड्रॉ करना एकदम सीधा रखना। यहाँ पे डिजिटल पेन से ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, और मेरे पास उस तरीके का सॉफ्टवेयर है कि स्केल से ड्रॉ कर सकूँ, लेंदी बनेगा। ठीक है, तो उतना टाइम भी नहीं गवाना चाहूंगा, मैं आप लोग को समझाना है, और आप लोग इतने समझदार होगे तभी इंटरनेट का हेल्प ले रहे हो पढ़ने के लिए। ठीक है, ऑलराइट, तो ये क्या हो गया हमारा, 60 का रिप्रेजेंटेशन हो गया मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। क्या हो गया हमारा, 60 का रिप्रेजेंटेशन हो गया मैथमेटिक्स के लिए। अब दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, तो साइंस है, जिसमें काउंटिंग कितना है, 50 है। 50 है मतलब कि 5 तक जाएगा, ये जो बार ग्राफ है वर्टिकली 5 तक जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं क्या हो गया हमारा, वर्टिकल बार ग्राफ। पिछले एग्जांपल में हम लोग जो ड्रॉ किया था वो क्या था, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। अब जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है, तो वर्टिकल बार ग्राफ है। इंग्लिश का काउंटिंग कितना है, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, चलो ठीक है, कोई नहीं। इंग्लिश का काउंटिंग कितना है, तो 40 है। इंग्लिश का काउंटिंग 40 है। इंग्लिश का काउंटिंग कितना हो गया, 40। एसएसटी का काउंटिंग कितना है, तो 30 है। एसएसटी का काउंटिंग 30 है, और हिंदी का काउंटिंग कितना है, तो 20 है। ओके,
So these are the representation of the data of different subjects having the number of students with them. ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को कौन सा सब्जेक्ट कितना पसंद है, तो उस डेटा के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ किया गया एंड ऑल ऑफ दीज आर दी वर्टिकल बार ग्राफ्स। आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना इसलिए बोल रहा हूँ कि पक्का ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पे अनयूनिफॉर्मली ड्रॉ हुआ है ये मिस्टेक आप लोग को नहीं करना है। ये यहाँ पे ड्रॉ समझाने के लिए गलती हो गया, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है ये जो डेटा है, ये जो विड्थ है, बार का जो विड्थ है ये बराबर रहे। ठीक है, बार का जो विड्थ है ये बराबर रहे और दो बार के बीच का जो गैप है वो भी बराबर रहे। तो ये हो गया हमारा रेडी बार ग्राफ, और इसमें स्केल हमेशा मेंशन लिखना रहता है ग्राफ में। तो इसमें हम लोग 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 स्टूडेंट्स, 1 यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 स्टूडेंट्स को। ओके, सो इट इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है दूसरा, ऑन विच एक्सिस विल यू राइट द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, किस एक्सिस पे सब्जेक्ट्स का नाम लिखोगे, तो एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट्स का नाम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करना है और वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नंबर्स को हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे लिखेंगे, यानी वाई एक्सिस पे। ठीक है, एक्सिस पूछा जा रहा है ना कि ऑन विच एक्सिस यू विल राइट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो लिखेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोग सब्जेक्ट्स के नाम को लिखेंगे। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन इस पे बेस्ड, बाय लुकिंग एट योर ड्रॉन ग्राफ, कि जो ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया उसको देखते हुए, हाउ मच टॉलर इज द साइंस बार कंपेयर टू द हिंदी बार। साइंस का जो बार है वो हिंदी से कितना लंबा है, तो हिंदी कितना है, तो 2 तक आया हुआ है और साइंस कहां तक है, 5 तक आया हुआ है, तो 3 यूनिट्स। ठीक है, आंसर में क्या हो जाएगा, 3 यूनिट्स। कितना लंबा है, तो 3 यूनिट लंबा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मच टॉलर, तो 3 यूनिट्स टॉलर। ठीक है, आंसर क्या लिखोगे, 3 यूनिट्स टॉलर। हाउ मच टॉलर, तो 3 यूनिट्स टॉलर। अब काउंटिंग में नहीं लिखना रहेगा कि 30 स्टूडेंट्स टॉलर, नहीं, यूनिट के बेसिस पे लिखना रहेगा कि 3 यूनिट्स टॉलर। ऑलराइट, our next question from this graph is, does the number of students who like mathematics represent more or less than 25%, 25% of the total 200 students। क्या बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथमेटिक्स पसंद है, ठीक है, who like mathematics, तो उनको, ठीक है, वो ज्यादा है या फिर कम है, मतलब कि मैथमेटिक्स जिन्हें पसंद है वो ज्यादा है या कम है टोटल 200 के 25% से। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 25% कहने का मतलब 25% ऑफ 200, 25 डिवाइडेड बाई 100, उसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स में, तो 50। ठीक है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ गया। अब मैथमेटिक्स जो है 60 स्टूडेंट्स है और 25% ऑफ 200 कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। Therefore, the number of students who like mathematics represent more or less, तो इट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इट रिप्रेजेंट मोर। ठीक है, इट रिप्रेजेंट मोर। ठीक है, हाउ मच मोर, तो 10 मोर। कितना ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, तो ये थोड़ा लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, अगर आप लोगों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है ये थोड़ा दिक्कत आया होगा, नहीं तो किसी भी परसेंटेज का किसी भी वैल्यू का परसेंटेज काउंट करने के लिए, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो परसेंटेज वाला जो नंबर दिया होता है उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं और जिस भी नंबर का परसेंटेज फाइंड आउट करना रहता है उस नंबर को उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 25% था, तो 25 को हम लोग 100 से डिवाइड किए, अब ये फ्रैक्शन बन गया 25/100, इसको 200 से मल्टीप्लाई किए, तो इसका जो आंसर आ गया हमारा 50 आ गया। ओके, तो 50 जो है 60 से छोटा है, कितना छोटा है, तो 10 छोटा है। ठीक है, लेकिन 60 जो है 50 से कितना बड़ा है, तो 10 बड़ा है। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट मोर, ठीक है, आर मोर compared to the 25% of total 200 students. So it was our second question example. अब थर्ड एग्जांपल भी एक यहाँ पे, स्कूल लाइब्रेरी ट्रैक्ड द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड इन अ वीक। ठीक है, एक स्कूल लाइब्रेरी ने कितने बुक्स बोरो किए गए एक वीक में, तो उसका डिटेल्स जो है उसने ट्रैक किया है। अब ट्रैक किया तो कैसे ट्रैक किया है, मंडे को जो है ग्राफ कहां तक आया है, देखोगे यहाँ पे 10, 20, 30, 1, 2, 3 नहीं मेंशन किया गया है। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, तो 10, 20, 30 मेंशन किया गया, 10, 20, 30, 40, और ग्राफ कहां तक आया, 40 के मिड तक भी आया, यानी वो नंबर कितना काउंट करेंगे हम लोग, 45। ठीक है, नंबर कितना काउंट करेंगे उसको हम लोग, 45। तो मंडे का काउंटिंग जो है हम लोग पहले इसको यहाँ पे लिख देते हैं, मंडे का काउंटिंग कितना है, 45 है। ठीक है, ये समझ लेना कैसे 45 है, क्योंकि ये जो है 40 और 50 के बीच में है, तो इसलिए ये 45 हो गया। ऑलराइट, तो इस ग्राफ को देखते हुए ये क्या हमारा वर्टिकल बार ग्राफ है, ये क्या हमारा वर्टिकल बार ग्राफ। ठीक है, तो अब ये तो समझ गए होगे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्या हुआ, ये क्या हमारा वर्टिकल बार ग्राफ है। अब इसी को देख करके हम लोग को ये आंसर को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जिसमें है कि विच डे
सो द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, किस दिन में सबसे ज्यादा बुक्स बोरो किए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे लंबा ग्राफ जो है वो फ्राइडे का है, ठीक है, फ्राइडे का और कितना है तो 60 तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर देना पूछा जा रहा है तो हम लोग सिर्फ डे मेंशन कर देंगे किस दिन को, तो फ्राइडे को सबसे ज्यादा बुक बोरो किए गए हैं। वही डे पूछा जाता तो कितना बुक, नंबर ऑफ बुक्स पूछा जाता तो क्या मेंशन कर देते हम लोग नंबर भी, कि 60 बुक्स जो है बोरो किया गया है फ्राइडे को। ऑलराइट, so it was our first question. Our second question is, what is the difference between the maximum and minimum number books, maximum and minimum books borrowed। सबसे ज्यादा बुक जो बोरो किया गया है तो वो कितना है, 60 है। ये डिफरेंस पूछा जा रहा है मैक्सिमम और मिनिमम के। सबसे ज्यादा बुक जो बोरो किया गया वो 60 है और सबसे कम जो बुक बोरो किया गया है वो है 30 ट्यूसडे को, ठीक है। तो इसी के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा और कम वाले का डिफरेंस 30 हो जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। अब टोटल नंबर ऑफ बुक्स पूछा जा रहा है, मतलब कि हमें तो सबसे पहले बुक्स फाइंड आउट करने रहेंगे। तो मंडे का तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, कितना है 45 है। ट्यूसडे के लिए कितना हो जाएगा 30, वेडनेसडे के लिए हो जाएगा 55, थर्सडे के लिए हो जाएगा 40 और फ्राइडे के लिए हो जाएगा 60, ठीक है। इन सारे नंबर्स को हम लोग को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो 45 प्लस 30 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 60, ठीक है। सारे नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो 5 प्लस 5 0, कैरी में गया 1, 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 6 230, ठीक है। मतलब 17 प्लस 6 23 और टोटल कितना हो जाएगा 230। तो टोटल नंबर ऑफ बुक जो बोरो किए गए इस वीक में वो है 230, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 230। ये जो एडिशन वाला समेशन जो है यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया रफ के वर्क में, आप इसको यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इस 230 के इस वाले बॉक्स में भी या फिर इसके नीचे भी इसको ऐड करके रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर वहां पे रिप्रेजेंट करते हो तो, ठीक है। इफ द स्केल इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 बुक्स, अगर स्केल हमारा 1 यूनिट का बनता है जो कि 5 बुक्स के रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउ मेनी यूनिट्स हाई विल द बार फॉर फ्राइडे बी, ठीक है। 1 यूनिट अगर 5 बुक को रिप्रेजेंट करता है तो फ्राइडे का जो है वो कितना यूनिट हाई रहेगा, ठीक है। तो अब फ्राइडे को कितने बुक्स बोरो किए गए इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे फ्राइडे को कितने बुक्स बोरो किए गए। तो टोटल 60 बुक्स बोरो किए गए हैं और बार यूनिट ड्रॉ करने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल 12 यूनिट्स हो जाएगा, यानी ठीक है। तो हाउ मेनी यूनिट्स हाई, 12 यूनिट्स हाई, ठीक है, 12 यूनिट्स हाई। अब 12 यूनिट्स हाई कैसे, वो मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा ग्राफ की मदद से समझा देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा छोटा सा ग्राफ है ये, सिर्फ फ्राइडे के लिए ड्रॉ करेंगे ये बार ग्राफ को, ठीक है। ये ध्यान रखना है ये किसके लिए सिर्फ ड्रॉ किया गया, फ्राइडे के लिए। ये 12 यूनिट यहाँ पे देखोगे काउंटिंग क्या है, तो 0 10 20 30 इस तरीके से नंबर ऑफ बुक्स के बेसिस पे। यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, तो यूनिट के बेसिस पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यानी 1 2 3 और इस तरीके से करते करते 12 तक, और फ्राइडे का बार जो है वो 12 तक जाएगा, ठीक है। और यूनिट स्केल क्या लिखेंगे, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 बुक्स, 1 यूनिट जो है 5 बुक्स के बराबर है, यानी 12 यूनिट जो है टोटल कितना हो जाएगा 60 बुक्स, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ गया कि 12 यूनिट जो है वो 60 बुक्स के बराबर कैसे आया, ठीक है। 12 यूनिट जो है वो 60 बुक्स के बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहा होगा, नहीं तो अभी आपको ऐसा सवाल आएगा नहीं। जब तक आएगा तब तक आप हायर क्लासेस में रहोगे और जेके क्लासेस वो आप तक इजिली उसको सॉल्व कर चुका रहेगा कि आपको फिर किसी तरह का कोई दिक्कत ना रहे। ऑलराइट, मूविंग टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस, जो सबसे टफ वाला पार्ट हो जाता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और आप तक में और इंटरेक्टिव वे में बहुत बढ़िया तरीके से सारे और भी आगे भी बहुत बढ़िया तरीके से चैप्टर्स को ला सकूं मैं, सिर्फ मैथ नहीं बाकी के सब्जेक्ट्स भी, ठीक है। ऑलराइट, तो एनसीईआरटी का हमारा पहला क्वेश्चन है, Samantha visited a tea garden and collected data of the insects and creatures she saw there. Here is the data she collected. Samantha जो है एक टी गार्डन चाय के बागान को घूमने गई और उससे वहां पे बहुत सारे कीड़े दिखे, तो उसके डेटा को उसने कलेक्ट किया। अब डेटा क्या है, तो माइट्स उसे मिले 6, कैटरपिलर्स मिले 10, बीटल्स मिले 5, बटरफ्लाइज 3 और ग्रासहोपर्स 2। हेल्प हर प्रिपेयर अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दिस डेटा। ओके, तो अब इसको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये ध्यान रखना है कि बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ये नहीं मेंशन किया है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर इसको हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करता है, कोई बच्चा अगर इसको वर्टिकली रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों सही रहेगा, लेकिन सही से बनाना रहेगा, सही भी बनाना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है दोनों आपको बता देता हूँ एक बार एक एक करके, ठीक है। तो पहले वर्टिकल, कीड़ों का डायग्राम तो नहीं बनाएंगे,
ठीक है, उसका नाम लिख देते हैं। यहाँ पे माइट्स, पहला माइट्स है, ठीक, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। फिर दूसरा क्या है, तो कैटरपिलर, दूसरा क्या है कैटरपिलर, शॉर्ट में लिख देते हैं कैटर, ठीक है। तीसरा क्या है, बीटल्स है। चौथा क्या है, तो बटरफ्लाइज है, बटरफ्लाइज है। अब पांचवा क्या है, तो ग्रास हॉपर है। अकाउंटिंग ज्यादा बड़ा बड़ा नंबर नहीं है, यहाँ पे छोटा छोटा ही नंबर दिया हुआ है। तो लेट अस सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, इक्वल मेजरमेंट रखना रहेगा, दो डिजिट्स के बीच का गैप जो है वो इक्वल रखना रहेगा। यहाँ पे स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिट स्केल नहीं मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 तक का मैक्सिमम था कैटरपिलर, तो 10 डिजिट का, 10 यूनिट तक का यहाँ पे ले लिया गया, ठीक है। अब माइट्स कितना है, 6 है। तो 6 कहने का मतलब ये जो ग्राफ बार जो ड्रॉ करेंगे वो 6 तक चला जाएगा, ठीक है। बार जो है वो 6 तक चला जाएगा। और ये हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, तो वर्टिकल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे हैं, तो वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। कैटरपिलर कितना है, तो 10 है। कैटरपिलर का जो ग्राफ है वो हो, ये थोड़ा गलत, इतना भी खराब नहीं ड्रॉ करूंगा। जो कैटरपिलर जो है वो कितना है, 10 तक है। ये कैटरपिलर कितना है, तो 10 तक है। ये इट इज अवर कैटरपिलर, ये हमारा ओके काइंड ऑफ परफेक्ट ड्रॉ हुआ है इस बार। तो कैटरपिलर कितना हो गया हमारा, 10 तक का हो गया। फिर क्या आता है, बीटल्स आता है। बीटल्स का काउंटिंग कितना है, 5 है, ठीक है। बीटल्स का काउंटिंग कितना है, तो 5 है। इट इज, ये हमारा 5 तक के लिए हो गया बीटल्स के लिए। और रफ है, आप अपने कॉपी में इसको ड्रॉ करोगे तो अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क रखना है, ठीक है। कैसे ड्रॉ करोगे, नीट एंड क्लीन वर्क रखना है, ठीक है, गंदा इस तरीके से नहीं। ये रफ वर्क में आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, बटरफ्लाइज का काउंटिंग, उसको टी गार्डन में बटरफ्लाई 3 दिखे थे, ये बटरफ्लाई का काउंटिंग हो गया। ग्रास हॉपर सिर्फ 2 दिखे थे, ठीक है, ग्रास हॉपर सिर्फ 2 दिखे थे, तो ये ग्रास हॉपर के लिए डायग्राम हो गया, ग्राफ हो गया। सो दीज आर द बार्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। सॉरी, सो इट इज द आंसर। ये क्या हो गया हमारा, वर्टिकल। वहीं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जब ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हम लोग नंबर्स रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम लोग इंसेक्ट्स रखेंगे, यानी माइट्स। वाई एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, इंसेक्ट्स रखेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस पे यानी वर्टिकली वाले लाइन पे इंसेक्ट्स, माइट्स, कैटरपिलर्स, बीटल्स, बटरफ्लाइज, लास्ट वन इज ग्रास हॉपर। बच्चों, आपको क्या करना है कि ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है आप लोग अपने कॉपी में इसको ड्रॉ कर लेना है। ऑलराइट, सो मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन, इट इज सेज पूजा कलेक्टेड डेटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द भोपाल रेलवे स्टेशन। पूजा ने भोपाल रेलवे स्टेशन पे जो टिकट सोल्ड हुए हैं, बिके हैं, जो कि मध्य प्रदेश में अलग अलग सिटीज में, तो ठीक है, फॉर अ फ्यू डिफरेंट सिटीज, मध्य प्रदेश के अलग अलग सिटीज में 2 घंटे की दौरान में, ठीक है, फॉर पीरियड ऑफ 2 आवर्स में। तो अब जैसे सिटी कौन कौन सा है, तो विदिशा, जबलपुर, सिवनी, इंदौर एंड सागर। अब विदिशा में 24 टिकट बिके हैं, जबलपुर में 20 टिकट बिके हैं, सिवनी में 16 टिकट, इंदौर में 28 एंड सागर में 16। नाउ शी यूज्ड दिस डेटा एंड प्रिपेयर्ड अ बार ग्राफ। अब उस डेटा को मदद से पूजा ने इस बार ग्राफ को भी ड्रॉ किया है। डिस्कस द डाटा विथ हर फ्रेंड्स बट समवन ऑन द बोर्ड टू डिस्कस द डेटा with her friends but someone erased a portion of the graph। किसी ने एक हिस्सा डिलीट कर दिया, और हिस्सा जो डिलीट हुआ वो कौन सा है, सागर वाला पोर्शन। देखोगे तो यहाँ पे ग्राफ नहीं ड्रॉ किया गया, इसको किसी ने बदमाशी करके डिलीट कर दिया, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब शायद जब डिलीट किया तो इसको ड्रॉ करने के लिए भी कहेगा। ड्रॉ कैसे करेंगे तो हम लोग अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पहले सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार। ठीक, विदिशा के लिए कितने टिकट बिके हैं, तो विदिशा के लिए 24 टिकट्स बिके हैं। तो क्या कर रहा है कि उस बार के ऊपर में लिखने के लिए, तो विदिशा के लिए 24 टिकट्स बिके हैं, ठीक है। राइट द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉर जबलपुर अबव द बार। अब जबलपुर में कितने टिकट बिके हैं, तो जबलपुर में कितने 20 टिकट बिके हैं। तो जब वो 24 रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 20 रिप्रेजेंट कर रहा है यानी, ठीक है। और चलो और नहीं, अभी पहले ये समझ लो। द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट्स लेंथ and the bar for Jabalpur is 5 unit length. What is the scale for this graph? What is the scale for this graph? ठीक है, अब इसको ऐसे समझो बच्चों, ये 0 रहता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर नहीं ना दिया हुआ हमारा कि y एक्सिस पे कैसे कैसे नंबर है, ये कुछ नहीं ना मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे रफली ड्रॉ कर लेंगे। अब देखोगे तो जो विदिशा का जो बार है वो 6 यूनिट लेंथ है। कैसे, तो 1 2 3 4
5 एंड 6, ठीक है, ये कितना हो गया 6। और वही जो जबलपुर वाला है वो कितना है, तो 5 यूनिट लेंथ है, ठीक है, 6 यूनिट है और ये 5 यूनिट है, ये 6 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। तो ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ, तो इस ग्राफ के लिए जो स्केल है वो कितना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। वो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 यूनिट, ठीक है, स्केल जो है वो क्या जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 टिकट्स, ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 टिकट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग जो किसका दिया हुआ है, तो टिकट्स का दिया हुआ है। तो अब स्केल पूछा जा रहा था व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ, इसका स्केल क्या है, तो 1 यूनिट, ठीक है, आंसर में क्या लिखोगे, स्केल इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 टिकट्स, ठीक है। 4 टिकट्स कैसे पता चला, तो 6, ठीक है, ये 6 यूनिट तक आया हुआ है, विदिशा के लिए कितना 6 यूनिट तक आया हुआ है, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 24 टिकट्स हो जाएगा। जबलपुर के लिए 5 यूनिट्स तक आया हुआ है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, हमारा 20 टिकट्स आ जाएगा। तो यही नंबर ऑफ टिकट्स है, हम लोगों ने फाइंड आउट किया बेस्ड ऑन द यूनिट्स। ऑलराइट, ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर। देखो सागर के लिए करेक्ट बार ड्रॉ करना है। तब सागर में कितने टिकट सोल्ड हुए हैं, 16 टिकट सोल्ड हुए हैं, सागर में 16 टिकट सोल्ड हुए हैं। अब कैसे पता करेंगे कि वो कितना यूनिट ऊपर जाएगा, तो इस 16 को हम लोग यूनिट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हम लोग 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे यानी कितना जाएगा 4, तो 4 यूनिट ऊपर 1 2 3 4, हियर इट इज, ये हो जाएगा हमारा सागर के लिए बार ग्राफ, बार, ठीक है, सागर के लिए बार। ये हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर दिया। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द डिजिट वेल हियर, एट द स्केल ऑफ अ बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। स्केल जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, जो ये क्या लिखा गया, स्केल लिखा गया 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही कहा जा रहा है कि एट द स्केल ऑफ द बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे नंबर्स को लिख करके स्केल को रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख चुका है इसको, हम लोग इसको पहले लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ये स्केल्स हो गए, ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, आर द बार्स ऑफ द सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ, क्या सियोनी और इंदौर का जो बार है क्या वो करेक्ट है। तो लेट अस सी, सियोनी में 4 है, 4 है और सियोनी में 16 है, ठीक है, करेक्ट है, ऑब्वियस करेक्ट है। इंदौर का काउंटिंग देखोगे तो कितना, तो 4.5 है, देखिए 4.5 है। इंदौर का काउंटिंग कितना है, 4.5 है, 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 16 एंड 18। सियोनी तो 16 है, सियोनी कितना है, 16 है, लेकिन इंदौर का काउंटिंग कितना है, इंदौर 16 28 है, ठीक है, इंदौर सबसे मैक्सिमम है, 28 है, यानी विदिशा से भी बड़ा बार ग्राफ जाएगा इसका, ठीक है। तो ड्रॉ दी करेक्ट बार्स, ठीक है, करेक्ट बार्स भी ड्रॉ करना है। तो सियोनी का तो सही है, सियोनी, इसका आंसर क्या लिखना रहेगा बच्चों, सियोनी, बार फॉर सियोनी इज करेक्ट, बार फॉर सियोनी इज करेक्ट, बट इंदौर बार, बट बार फॉर इंदौर इज रॉन्ग, ठीक है, इंदौर का जो बार है वो गलत है, वो क्या है, गलत है, इज रॉन्ग। अब इसके लिए करेक्ट जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएगा, इसके भी ऊपर जाएगा, 7 यूनिट तक जाएगा ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है इसलिए यूनिक है, तो आप लोगों तक मैंने एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन लाया हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको नया एक नया बार ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा जिसमें इंदौर का जो बार है वो 7 यूनिट तक ऊपर तक जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसको सही करके अच्छे से बना लेना। होप कि समझ में आ गया होगा आपको ये। ऑलराइट, आवर थर्ड क्वेश्चन इज, चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चीनू ने अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को मेंशन किया है, दैट पास्ड अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम 9 AM to 10 AM, जो कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक में उसके घर के पास से गुजरे हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा। अब इसके लिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहने का मतलब कि जो टेबल ड्रॉ करेंगे उसमें क्या मेंशन करेंगे हम लोग, ठीक है, 2 रो ड्रॉ करेंगे और उसमें अलग अलग कॉलम्स। तो पहले कॉलम में क्या रखेंगे, व्हीकल, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट, व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्ट, और नंबर, कितने गाड़ी गुजरे। तो कौन कौन से हैं, व्हीकल, पहला जो हमें दिख रहा है वो क्या है, तो बाइक है, ठीक है, तो हम लोग पहला मेंशन कर देते हैं बाइक। यही जो हम लोग ड्रॉ करेंगे क्या कहलाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बाइक हो गया। फिर दूसरे में क्या है, कार है, ठीक है, बाइक हम लोगों ने लिख लिया। फिर क्या है, कार है। फिर क्या है, तो बाइसाइकिल है,
मतलब नॉर्मल सा साइकिल है, बाईसाइकिल है, कितना साइकिल गुजरा है, तो साइकिल भी हो गया। फिर ऑटो रिक्शा है, शॉर्ट में मेंशन कर देते हैं इसको ऑटो रिक्शा, आप लोग कॉपी में जिसको लिखना तो पूरे लिखना। फिर क्या है, स्कूटर है, ठीक है, ऑटो रिक्शा के बाद क्या है, स्कूटर है। फिर क्या है, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, कार, बाइक, कार, बाईसाइकिल, बस, ठीक है। अगला गाड़ी क्या है, स्कूटर है, फिर क्या, बस भी है। फिर क्या है, बस भी है, तो बस भी हो गया। फिर बाइक, फिर बुल्लक कार्ट भी है, बैलगाड़ी भी आ रहा है कहीं ना कहीं से। बाइक, बाईसाइकिल, बाइक, बस, ऑटो रिक्शा हम लोगों ने पहले मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचा, बुल्लक कार्ट, बुल्लक कार्ट। ऑलराइट, तो यही जो हम लोग ड्रॉ करेंगे ये क्या कहलाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाएगा। तो दो दो रो रखना है, ठीक है बच्चों। इसको कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दो रो रखना है, एक में व्हीकल लिखना रहेगा और नंबर ऑफ व्हीकल्स लिखना रहेगा। तो बाइक कितने हैं, लेट्स काउंट बाइक 1 2, ये 1 हो गया, 1 2, फिर बाइक नहीं है यहाँ पे एक भी, फिर यहाँ पे भी एक भी बाइक नहीं है, फिर यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर इसमें एक भी बाइक नहीं है, फिर यहाँ पे 7, फिर 8 9, फिर 10 11 12 13। बाइक का काउंटिंग कितना हो जाएगा, 13। तो फिर क्या, हमारा कार है। अब इसी तरीके से बच्चों ये होमवर्क है तुमको, तुम्हारे लिए, कि कार का काउंटिंग कितना है, बाईसाइकिल का काउंटिंग कितना है, ऑटो रिक्शा का काउंटिंग कितना है, ये अपने से सॉल्व करके बनाना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हिंट दे दिया गया आपको, अब इसको सॉल्व करके, सॉरी सॉरी, आपको इसे सॉल्व करके बनाना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हिंट दे दिया गया आपको कि कैसे बनाना है इसको। अब विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज यूज्ड द मोस्ट, ये कौन सा ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। तो जिसका नंबर सबसे ज्यादा रहेगा वो सबसे ज्यादा यूज किया गया, इसका आंसर भी लिख लोगे यार आसानी से। थर्ड क्या है, इफ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डाटा, अगर तुम होती इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, हाउ कुड यू डू इट, राइट द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस, अगर तुम उसके जगह पे होते तो कैसे उसको बनाते, तो उसका भी तुम्हारा अलग मेथड भी हो सकता था, ठीक है। अब अलग मेथड कैसे होता है यार, व्हीकल्स लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, और इसके अलावा क्या लिखते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग है तो वो अपने कॉपी में इसको जरूर बनाना। ऑलराइट, सो इट वाज आवर थर्ड क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज रोल अ डाई 30 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द नंबर यू ऑब्टेन ईच टाइम। एक डाई को, पासा को 30 बार रोल करना है और हर नंबर कितनी बार आया है वो लिखना है, ठीक है। फिर इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाना है यूजिंग टेली मार्क्स, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड, ठीक है। तो 30 बार के लिए क्या करना रहेगा, तो सबसे पहले तो दो कॉलम बनाना, ठीक है, दो कॉलम बनाना, नंबर कौन सा आया उसके लिए एक कॉलम, और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि वो नंबर कितनी बार आया, ठीक है। अब नंबर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि डाइस में 6 नंबर होते हैं सिर्फ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो पहले तो 30 बार सबका डाटा लिख लेना। मान लो कि पहली बार तुमने किया तो 1 आया, दूसरी बार किया तो 5 आया, तीसरी बार किया तो 4 आया, तीसरी बार किया तो फिर 1 आया, फिर ऐसे 2 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया। ऐसे ही टोटल कितना रखना रहेगा, 30 टाइम्स तक, ठीक है। 30 टाइम्स तक देखना रहेगा तुम्हें कि कौन सा डिजिट 30 बार में, 30 बार में आया है। और फिर ये टेबल ड्रॉ करना रहेगा, तो ड्रॉ करना रहेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेगा। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। देन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, सबसे कम बार कौन सा नंबर आया है, सबसे कम बार कौन सा नंबर आया है। फिर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है। एंड फाइंड द नंबर्स दैट अपीयर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, और कोई ऐसा भी नंबर है क्या जो कि बराबर हो गए, ठीक है। चाहे मान लो कि मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम 1 आया 7, ठीक है, 1 7 बार आया, 2 8 बार आया, ये क्या एज्यूम के बेसिस पे है, ठीक है। ये एज्यूम क्या, एज्यूम के बेसिस पे है। 2 जो है वो 8 बार आया, 3 जो है 2 बार आया, 4 5 बार आया, कितना हो गया, 7 7 14 प्लस 8 22, ये 5 जो है 3 बार आया और ये 5 बार आया है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा, तो 3 क्या है, सबसे कम बार आया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 1 कितनी बार आया, 7 बार आया। एंड फाइंड द नंबर्स दैट अपीयर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, और कोई नंबर है, फाइंड द नंबर्स, तो कौन से नंबर्स है, 4 एंड 6, 4 और 6 कितनी बार है, 5 5 बार है, तो वो क्या है कि दोनों 5 बार आए हैं। तो होप कि आपको ये समझ में आएगा कैसे इसको बनाना रहेगा। और लेट्स इट वाज आवर फोर्थ क्वेश्चन। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज
फैज प्रिपेयर्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फैज ने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है ऑफ डाटा ऑन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस। ठीक है, अब जसप्रीत बुमराह का डिस्कशन किया जा रहा है। अगर वो आपका फेवरेट बॉलर है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, कमेंट तो नहीं कर पाओगे, आप लोग के लिए कमेंट ऑफ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर ये आपका फेवरेट बॉलर है तो, और नहीं भी है तब भी लाइक कर देना यार, प्लेयर को मोटिवेशन मिलेगा। ऑलराइट, ओके। सो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बेसिस पे हमें जो आंसर देने रहेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग, इस टेबल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इस टेबल से नंबर ऑफ विकेट्स टेकन एंड नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैच में कितने विकेट लिए गए हैं। सो द इंफॉर्मेशन विच वी आर गेटिंग इज हाउ मेनी विकेट्स आर टेकन इन व्हाट नंबर ऑफ मैचेस, कितने मैचेस में कितने विकेट लिए गए हैं, या फिर द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन नंबर ऑफ मैचेस, कितने विकेट लिए गए हैं नंबर ऑफ मैचेस में। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इस टेबल से मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल, इस टेबल का टाइटल क्या हो सकता है। तो टेबल का टाइटल हो सकता है कि नंबर, विकेट है और मैच है, तो मैच विकेट टेबल। ठीक है, अपने से भी बना सकते हो कुछ भी, मैच विकेट टेबल, ठीक, विकेट मैच टेबल। ठीक है, या फिर विकेट टेकन बाय बुमराह इन 30 मैचेस, कुछ भी लंबा सा भी टाइटल दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो इसका 30, लेकिन उसका सेंस बनना चाहिए। ठीक है, कुछ भी मतलब ये नहीं कि बुमराह बोल्ड विकेट, कुछ भी नहीं, मतलब कि सेंस बनना चाहिए उसका। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल, तुम्हारा ध्यान जो है इस टेबल में क्या ले रहा है। तो मेरा एज ए इंडिविजुअल, मैं अपनी अगर से बात करूं तो ये कि एक मैच में उसने 7 विकेट लिए हैं। ठीक है, एक मैच में उसने 7 विकेट लिए हैं, यानी उस मैच में इसने अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, किसी का हो सकता है कि 2 मैच में उसने 0 विकेट लिए हैं, उसका ये ध्यान जा सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है 8 मैचों में उसने सिर्फ 3 विकेट लिए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। तो मेरा जो है, तो attention caught by me was that in one single match he has taken 7 wickets. Now, fourth question is saying in how many matches has Bumrah taken 4 wickets? कितने मैचेस में बुमराह ने 4 विकेट लिए हैं। तो 4 विकेट कितने मैचेस में, 3 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन 3 मैचेस बुमराह टेकन 4 विकेट्स। ऑलराइट, नाउ E, fifth question is saying Mayank says if we want to know the total number of wickets he has taken in the last 30 matches, अगर हम लोग चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ विकेट्स पता चले 20-30 मैचेस में उसने लिए हैं बुमराह ने, we had to add the numbers, हमें इन सारे नंबर्स को ऐड करना रहेगा। Can Mayank get the total number of wickets taken in this way? Why? ओके, तो अब मयंक का कहना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या ये सही है, क्या मयंक को टोटल नंबर ऑफ विकेट्स मिल जाएगा? तो नो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नो। अगर तुम्हें लगता था अब तक कि यस में, तो यस नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, तो नो, मयंक कैन नॉट गेट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन दिस वे। ठीक, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखो 6 मैच में उसने 2 विकेट लिए हैं। ठीक है, 6 मैच में उसने 2 विकेट लिए, यानी टोटल विकेट्स जो उसके टोटल 12 विकेट्स हो गए। ठीक है, टोटल विकेट्स कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 2 मैच में जो 0 विकेट, यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, 4 into 1। ठीक है, अब यही क्या करना है कि सबको मल्टीप्लाई कर देना रहेगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना तुम्हें, ये रॉन्ग का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, सबको क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना रहेगा। 8 मैच में उसने 3 विकेट लिए हैं, यानी इन 8 मैचेस बुमराह हैज टेकन 3 विकेट्स, so 3 will be multiplied to 8 which will be equal to 24. So total wickets taken in these 8 matches are 24. इन 8 मैचों में जो टोटल विकेट लिया गया है बुमराह के द्वारा वो कितना हो गया, टोटल 24 हो गया है। 24 सिंस हेयर 4 के रिगार्डिंग यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 7। अब इस नंबर को जो हम लोग ऐड करेंगे जो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ विकेट्स। हियर हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन हिज लास्ट, तो यही by multiplying the wickets taken by the number of matches. So how will you correctly figure out? By multiplying, we will correctly figure out by multiplying the wickets taken by the number of matches. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे and by adding the value obtained. ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा हमारा उन सबको ऐड करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ विकेट्स फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, अब ये तुम्हारा टास्क है, ये तुम्हारा टास्क है बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ विकेट्स कितने लिए बुमराह ने इन टोटल 30 मैचेस में, क्या करना रहेगा, इन सारे नंबर्स को ऐड कर देना रहेगा। ठीक है, ये तो रफ वर्क में यहाँ पे इसको नीट एंड क्लीन बनाना रहेगा। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे पिक्टोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। पिक्टोग्राफ क्या था वो हम लोगों ने पिछला पार्ट में डिस्कस किया है वीडियो के।
इस चैप्टर के डिस्कशन के पिछला पार्ट में, ठीक है, ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, नया हो तो सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ऑलराइट, तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहना हमारा, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 डिफरेंट विलेजेस। देखिए ये नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है अलग अलग विलेजेस में, 5 विलेजेस में, ठीक है, 5 विलेजेस में। तो कितने ट्रैक्टर्स है एक विलेज में, उसका काउंटिंग दिया हुआ है यहाँ पे। अब इस पिक्टोग्राफ के बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन पहला कह रहा है कि विच विलेज हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो विच विलेज, सबसे कम विलेज, सबसे कम ट्रैक्टर कहाँ है पे, तो विलेज डी में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, विलेज डी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच विलेज हैज द मोस्ट ट्रैक्टर्स, किस गांव में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर, तो विलेज सी, ठीक है, विलेज सी। थर्ड क्या है, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव देन विलेज बी। नहीं, विलेज सी में विलेज बी के कंपैरिजन में कितने ज्यादा ट्रैक्टर्स हैं, तो विलेज सी में टोटल ट्रैक्टर्स हैं, लेट अस काउंट देम, 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी बच्चों, अगेन सॉरी बच्चों, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स स्टेटमेंट लिखना रहेगा, ठीक है बच्चों, सॉल्व करना है इसको स्टेटमेंट के साथ लिखना। तो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन विलेज सी इज इक्वल टू, विलेज सी में जो ट्रैक्टर्स है वो कितने हैं, तो 8, ठीक है, 8। नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन विलेज बी इज इक्वल टू, विलेज बी में कितने ट्रैक्टर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 5। अब हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स, तो डिफरेंस, ठीक, क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस इज इक्वल टू 8 - 5 इज इक्वल टू 3। सो विलेज सी हैज, ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे फिर, विलेज, ये किसका आंसर है, तो सी का, ठीक है, सी का आंसर हम लोग बना रहे हैं। विलेज सी हैज 3 मोर ट्रैक्टर्स, विलेज सी के पास 3 ज्यादा ट्रैक्टर है इन कंपैरिजन टू विलेज बी, विलेज बी के कंपैरिजन में 3 ज्यादा ट्रैक्टर है। नाउ डी पे आते हैं अब हम लोग। डी क्या कह रहा है, कोमल सेज, कोमल कहती है विलेज डी हैज हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज विलेज ई, इज शी राइट। तो कोमल कह रही है कि विलेज डी का जो, विलेज डी में नंबर ऑफ ट्रैक्टर जो है वो विलेज ई के ट्रैक्टर से हाफ है, तो क्या वो सही है। तो लेट्स सी, डी के लिए, क्वेश्चन नंबर डी के लिए हम लोग, पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गया, मुझे पेन नहीं मिल रहा दोस्तों, ठीक है पेन मिल गया। डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो विलेज डी जो है इसमें नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कितने हैं, 3। वही विलेज ई में नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कितने हैं, 6। Therefore yes she is right, ठीक है, तो yes she is right। and why she is right, because 3 is half of 6, therefore she is right, तो इसलिए वो सही है। Alright, so it was the 6th question। हमारा 7th क्वेश्चन, आवर दो मिक्स हो गया, आवर और हमारा आवारा बन गया है, तो आई अपोलोजाइज फॉर दिस, ठीक है। आवर 7th क्वेश्चन इज, where is the pen now, here is, the number of girl students in each class of a school is depicted by this pictograph, ठीक है। तो गर्ल स्टूडेंट्स का वैल्यू रिप्रेजेंट किया गया है, नंबर रिप्रेजेंट किया गया है अलग अलग क्लासेस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूनिट स्केल मेंशन किया गया, ठीक है। एक कलर नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो गर्ल्स प्लीज ऑफेंड मत होना, यहाँ पे एक गर्ल का फोटो जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 4 गर्ल्स को, ठीक है। तो एक गर्ल का सर जो है वो कितना रिप्रेजेंट कर रही है, 4 गर्ल्स। तो हम लोग क्लास 1 में जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हेड काउंटिंग कितना है, 6। और जब एक हेड 4 रिप्रेजेंट कर रही है तो 6 कितना रिप्रेजेंट करेगी, 24, ठीक है। तो क्लास 1 में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 24, ठीक है। क्लास 1 में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 24। उसी तरीके से क्लास 2 में देखोगे तो हाफ खोपड़ी भी है, ठीक है, आधा माथा भी है, ठीक है। गर्ल्स ऑफेंड मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, तो 4 into 4 ये तो हो गया 16 प्लस हाफ है। अब हाफ कहने का मतलब कि 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2, तो 16 + 2 = 18। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 2 में कितना हो जाएगा, 18। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग सारा वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा एक ही बार में भी फाइंड आउट करें। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पे अगर फाइंड आउट करना रहेगा सारा तब करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है। कैसे, पहला, विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, किस क्लास में सबसे कम है गर्ल्स स्टूडेंट का काउंटिंग, तो सबसे कम 8 में है, तो 8 में है, कितना है, तो 4 + 2 = 6, ठीक है।
तो विच क्लास, तो अब नंबर तो नहीं पूछा जा रहा है, तो सिर्फ क्लास पूछा जा रहा है, तो आंसर लिख देंगे सिर्फ क्लास 8। देखिए तो क्लास 8 हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। पूरा सेंटेंस लिखोगे बच्चों, इससे क्या कि तुम्हारा इंग्लिश राइटिंग स्पीकिंग का भी प्रैक्टिस होते चलता है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस लिखना, क्लास 8 हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बी। बी में क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 एंड 6। अब क्लास 5 में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, तो 2 हेड है, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, एंड 8 प्लस 2 एक हाफ भी है ना, ठीक है हाफ भी है ना, तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, जो हो गया क्लास 5 के लिए। तो क्लास 5 इज इक्वल टू 10, एंड क्या बोला क्लास 6 के लिए, तो क्लास 6 में टोटल 4 हेड है, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो क्लास 6 में ये क्या है 5 का है, ठीक है, और क्लास 6 में टोटल 16। तो व्हाट इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो डिफरेंस क्या है, तो नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5 एंड 6 इज 6। ठीक है, सेंटेंस पूरा लिखना, आंसर पूरा लिखना, इससे तुम्हारा इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग सबका प्रैक्टिस होता चलता है। ठीक है, स्टेटमेंट जरूर लिखना जहां तक पॉसिबल हो सके। ऑलराइट, सी थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ 2 मोर गर्ल्स वर एडमिटेड इन क्लास 2, अगर क्लास 2 में जो कि टोटल 18 थी, 2 और गर्ल्स ऐड हो जा रही है, हाउ वुड द ग्राफ चेंज। ठीक है, तो ग्राफ कैसे चेंज हो जाएगा। अब गौर से देखोगे तो ये जो हाफ गर्ल थी, हाफ खोपड़ी था, ये क्या हो जाएगा पूरा खोपड़ी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स 20 हो जाएगा। ओके, जो आधा खोपड़ी था लड़की का, जो आधा खोपड़ी दिया हुआ था वो पूरा खोपड़ी रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ चेंज हो जाएगा, तो इसको अपने शब्दों में लिखने का कोशिश करना और सही लिखना। नाउ फोर्थ क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं, तो 4 इंटू 4 नहीं 3, ये 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12। तो क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं, तो 12 गर्ल्स हैं। ऑलराइट, सो इट वाज द आंसर फॉर आवर 7th क्वेश्चन। आवर 8th क्वेश्चन इज सेइंग, आई थिंक इसमें ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करना, वो भी कौन सा ग्राफ, तो पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। लेट अस सी, मुधोल हाउंड्स, मडहॉल हाउंड्स, मुधोल हाउंड्स अ टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन डॉग्स, भारतीय कुत्ते की एक नस्ल है, आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटकाज बगलकोटे एंड विजयपुरम डिस्ट्रिक्ट। पूर्वी कर्नाटका के बगलकोटे एंड विजयपुरम जिले में पाए जाते हैं कुत्ते। द गवर्नमेंट took an initiative to protect this breed by providing support to those who adopt these dogs। जो इन कुत्तों को पालेगा उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च किया है। ड्यू टू दिस इनिशिएटिव द नंबर ऑफ दिस डॉग्स इंक्रीज, तो ऐसे कुत्तों की तादाद जो है बढ़ने लग गई। द नंबर ऑफ मुडल डॉग्स इन 6 विलेज ऑफ कर्नाटका आर एस फॉलोज। अब इन अलग अलग इन दो जिले जो है, ये दो जो जिले दिए हुए हैं, कौन कौन से जिले, तो बगलकोट और विजयपुरम। ठीक है, तो इनमें जो अलग अलग गांव है उनमें कुत्तों की तादाद बढ़ी। कैसे, तो ए में 18, बी में 36, सी में 12, डी में 48, ई में 18 एंड एफ में 24। इसी के लिए पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फिर इन क्वेश्चंस को आंसर करना रहेगा। तो पिक्टोग्राफ में कोशिश करता हूं यहाँ पे आपको बनाने के लिए। ओके, तो विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई और एफ। फेयर बनाना, नीट एंड क्लीन बनाना। ठीक है, यहाँ तो रफली हो रहा है बच्चों, तो ये मत कहना कि सर रफ वर्क करते हैं, नहीं, सर को रफ वर्क खुद को नहीं पसंद है। लेट मी ट्राई टू करेक्ट, नहीं तो तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं दोगे, हो सकता है कि वीडियो छोड़ करके भाग जाओ। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड होता ना, आप लोग के लिए अच्छे से लाता, तो आप लोग सपोर्ट करो तो स्मार्ट बोर्ड भी ला सकूंगा मैं। ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, विलेजेस है। ठीक है, ये विलेजेस है। अब यही विलेजेस में जैसे पिछला क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, ये क्या था, पिक्टोग्राफ था हमारा, तो इसी तरीके से हम लोग इस ग्राफ को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा विलेज हो गया, ये क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएंगे यहाँ पे, और 1 डॉग इज इक्वल टू डॉग का फोटो। ठीक है, 1 डॉग यानी 1 इज इक्वल टू, सब इवन नंबर्स हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, ये 7 इवन नंबर्स हैं, और 1 डॉग को हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं एवरी डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 डॉग्स। ठीक, 1 यूनिट, जैसे यहाँ पे 4 गर्ल्स थी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, 4 डॉग। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबको ड्रॉ नहीं, विलेज ए के लिए कितना है, तो 18 है। ठीक, ए के लिए कितना है, 18 है, तो हम लोग यहाँ पे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 1 सर्कल इज इक्वल टू 4 डॉग्स।
18 कहने का मतलब कि 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 एंड हाफ। ठीक है, हाफ क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 18 रखना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18। ये हो गया हमारा विलेज के लिए, सॉरी विलेज ए के लिए। विलेज बी के लिए तुम लोग कुत्ता का इमेज बना सकोगे तो अपना इसे रिप्रेजेंट करना, बनाने का कोशिश करना। विलेज बी में कितना है? 16 36 है। विलेज बी में 36 है, यानी टोटल 9 सर्कल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, विलेज बी के लिए नंबर ऑफ डॉग्स, काउंटिंग ऑफ डॉग्स। विलेज सी में कितने है? 12 है, यानी ओनली 3 सर्कल्स, 1 2 3। ठीक है, डी में कितने कुत्ते हैं? तो डी में 48 है, यानी 12 सर्कल्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हो गए? 12 सर्कल्स हो गए। विलेज ई में कितने कुत्ते हैं? तो 18 कुत्ते हैं। 18 कुत्ते यानी इक्वल टू ए। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड हाफ। ठीक है, हाफ क्यों? क्योंकि हाफ इज दी हाफ विल बी इक्वल टू 2 एंड 16 + 2 = 18। एफ में कितने? 24, यानी 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 × 4 = 24। तो इस तरीके से हमारा काउंटिंग पता चल जाएगा, कुत्तों का काउंटिंग पता चल जाएगा ये अलग अलग गांवों में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया पिक्टोग्राफ। ठीक है, पिक्टोग्राफ। अब इस पिक्टोग्राफ की मदद से इन सारे क्वेश्चंस को तुम्हें आंसर करना रहेगा। ठीक है, इट इज द होमवर्क फॉर यू, अच्छे से बनाना। ऑलराइट, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट व्हिच एक्टिविटी दे प्रेफर्ड टू डू इन देयर फ्री टाइम। 120 स्टूडेंट्स का जो है सर्वे कंडक्ट किया गया एक एक्टिविटी के लिए, और कौन से स्टूडेंट अपने फ्री टाइम में कौन सा एक्टिविटी जो करना पसंद करते हैं, तो वो ये सर्वे में फाइंड आउट किया गया। देखो, तो प्रीफर्ड एक्टिविटी प्लेइंग, खेलना। तो खेलना 45 स्टूडेंट्स के द्वारा, रीडिंग बुक्स फॉर 30 स्टूडेंट्स के द्वारा, वाचिंग टीवी 20, लिसनिंग टू म्यूजिक 10, पेंटिंग 15। ये सारे एक्टिविटी तो मैं तो किया करता था। अगर इसमें से कोई भी एक्टिविटी मेंशन है जो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ने वाले भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ऑलराइट, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? वी ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डाटा टेकिंग द स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड विच एक्टिविटी इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। नहीं, तो खेलने के अलावा कौन सा एक्टिविटी सबसे ज्यादा पसंद किया गया है बच्चों को द्वारा, कौन सबसे ज्यादा पसंद है बच्चों को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आइदर हम लोग वर्टिकल ड्रॉ कर सकते हैं तो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। इसको वर्टिकली बनाता हूं, आप लोग इसको हॉरिजॉन्टल में भी बनाने का कोशिश करना। देखो, हॉरिजॉन्टल में भी बनाने का कोशिश करना। और किसी तरह का कोई भी परेशानी आता है बच्चों, तो आप लोग जेके ऑनलाइन क्लासेस के वेबसाइट पे, ठीक है, वेबसाइट क्या है? तो jkonlineclasses.in। ठीक है, jkonlineclasses.in। आई थिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये याद नहीं है, लेकिन चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे जाकर के आप लाइक कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। और किसी भी पोस्ट के नीचे में, अभी सारे पोस्ट खाली है, तो किसी भी पोस्ट के नीचे में आपका कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो अपने फ्री टाइम में अगर मैं देखता हूँ तो आपको क्वेश्चन का सवाल जरूर देने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, तो बार ग्राफ में क्या है? अब यहाँ पे यूनिट स्केल दिया हुआ है कि 1 यूनिट जो है हमें जूम करना है। 1 यूनिट जो है वो कितना है? तो 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स। 1 यूनिट में कितना रहे? तो 5 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो प्लेइंग, लेट्स सी, प्लेइंग, फिर बुक्स, रीडिंग बुक्स को सेक्शन में मेंशन कर देता है, रीडिंग बुक्स को, फिर टीवी, फिर म्यूजिक, फिर पेंटिंग। ठीक है, 5 हॉबीज दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब काउंटिंग 45 30 20 10 15 सब 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 तक यहाँ पे जाएगा। ये क्या हो गया? स्केल हो गया हमारा। ये क्या हो गया? 1 यूनिट, एक यूनिट का स्केल हो गया। अब प्लेइंग की रिगार्डिंग कितना है? तो 9 तक जाएंगे। 9 तक क्यों जाएंगे? सिर्फ 9 तक क्यों जाएंगे? सिर्फ क्योंकि 9 × 5 होता है। ठीक है, 9 × 5 होता है, या फिर इसको ऐसा समझो कि 5 × 9 = 45। 5 एक यूनिट जो है 5 स्टूडेंट के बराबर है। ठीक है, अब ये ध्यान देना फिर से, एक यूनिट जो है 5 स्टूडेंट के बराबर है। ठीक है, तो 9 यूनिट हम लोग ऊपर जाएंगे। ये 9 यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा प्लेइंग के लिए रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, बार रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा प्लेइंग के लिए। नहीं, नीट एंड क्लीन वर्क करना, यहाँ तो रफली आपको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, लेकिन नीट एंड क्लीन इसको ड्रॉ करना। ठीक है, अब बुक्स की रिगार्डिंग कितना है? तो 630 है। तो 5 का मल्टीपल कितना होता है 30 के लिए? 6। ठीक है, तो 6 के लिए 30 के लिए यही बिल्कुल क्वेश्चन दे देता हूं मैं। नहीं, 30
यानी 6 यूनिट जाएगा। बुक के लिए कितना यूनिट जाएगा, तो ये 6 यूनिट जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ देखोगे बच्चों तो थोड़ा ज्यादा गैप हो गया है, ये गैप उनको मेंटेन करके रखना है। गैप, इतना गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है, गैप इक्वल रहना चाहिए 2 बार के बीच में, नहीं 2 बार के बीच में इक्वल गैप रहेगा। यहाँ पे रफ वर्क काइंड ऑफ समझाने के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया है क्योंकि यहाँ पे बुक्स बहुत लंबा लिखा गया, शॉर्ट लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप समझ जाओ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। 20 के लिए 5 के लिए 4, तो 20 यानी 4 यूनिट, ठीक है। टीवी के लिए 4 यूनिट, टीवी के लिए 4 यूनिट। लिसनिंग म्यूजिक तो 5 into 2, तो ओनली 2 यूनिट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 यूनिट। पेंटिंग के लिए 5 into 3, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, पेंटिंग के लिए 3 यूनिट। तो इट इज फॉर दी पेंटिंग। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ रेडी, ठीक है, रफ बार ग्राफ रेडी। और ये क्या हमारा वर्टिकल बार ग्राफ है, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमें बार ग्राफ जो 2 तरीके के हो सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये क्या हमारा वर्टिकल बार ग्राफ है। अब विच एक्टिविटी इज प्रिफर्ड मोस्ट, which preferred by most students other than playing, तो कौन सी एक्टिविटी स्टूडेंट को सबसे ज्यादा पसंद है खेलने के अलावा, तो रीडिंग बुक्स, ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, रीडिंग बुक्स इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरे लिए भी ऐसा ही था कि किताबें पढ़ना वैसे तो सभी था, लेकिन ये ज्यादा अच्छा था। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू आवर 10th क्वेश्चन। Students and teachers of a primary school decided to plant tree saplings in a school campus and in the surrounding village during the first week of July. तो बच्चों ने और टीचर्स ने मिलकर के डिसाइड किया, प्राइमरी स्कूल के टीचर और बच्चों ने डिसाइड किया कि ट्रीज को प्लांट करेंगे, पौधारोपण करेंगे, ठीक है, वृक्षारोपण करेंगे, पौधारोपण करेंगे अपने स्कूल के कैंपस में और आसपास के गांवों में जुलाई के पहले वीक में। देखिए अब डिटेल्स ऑफ द सैपलिंग्स, वेयर इज इट नाउ, डिटेल्स ऑफ द सैपलिंग्स दे प्लांटेड आर एज फॉलोज। अब कितने पौधे उन्होंने लगाए, तो मंडे को उन्होंने लगाए थे टोटल 50 और 60 के बीच में, तो ये 50 के मिड में भी नहीं है कि 55 भी नहीं कहेंगे, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 52, ठीक है, हम लोग 52 कह सकते हैं इसको। तो ट्यूसडे को उन्होंने लगाए 40, वेडनेसडे को 30, थर्सडे को भी 40, फ्राइडे को 50, ये एग्जैक्ट 50 है, ठीक है, सैटरडे को 60 और संडे को 40। ठीक, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है लेकिन लिख दिया इसको ताकि बनाने में आसानी रहे। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे इज। और वेडनेसडे और थर्सडे को टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स जो प्लांट हुए हैं वो हो जाएगा 30 + 40 इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो रफ में कर देना 30 + 40 और आंसर यहाँ पे लिख देना कितने, तो 70। सेकंड क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक इज। अब पूरे वीक में, ठीक है, तो 52 + 40, 52 + 40 इज इक्वल टू 92, 92 + 30 इज इक्वल टू 122। ठीक है, कैसे, 52 + 40 इज इक्वल टू 92, 92 + 30 इज इक्वल टू 122, 122 + 40, ठीक है, प्लस 40 इज इक्वल टू 162, 162 + 50 is equal to 212, 212 + 60 is equal to 272, नहीं प्लस 60, फिर प्लस 40 is equal to 312। इसका आंसर कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स इन द होल वीक इज 312, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड इन होल वीक इज 312। नाउ सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन। सबसे ज्यादा सैपलिंग प्लांट किए गए किस दिन, ठीक है, नंबर नहीं पूछा जा रहा, काउंटिंग नहीं, किस दिन, तो सैटरडे, ऑन सैटरडे, ओके, ऑन सैटरडे। एंड द लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन, और सबसे कम सैपलिंग्स जो है वो प्लांट किए गए कब, तो सबसे कम प्लांट किए गए हैं वेडनेसडे को, ऑन वेडनेसडे, ठीक है, ऑन वेडनेसडे, या फिर जिसे आप लोग वेडनेसडे भी कहते हो वेडनेसडे भी, ओके, तो वेडनेसडे और वेडनेसडे। फर्दरमोर, व्हाई डू यू थिंक दैट इज द केस, और तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ कि सैटरडे को सबसे ज्यादा प्लांट किए गए, वेडनेसडे को सबसे कम प्लांट किए गए। Why were more saplings planted on certain days of the week and less on others? और कुछ खास दिनों में सबसे ज्यादा सैपलिंग्स जो है वो प्लांट किए गए और कुछ खास दिनों में सबसे कम, ऐसा क्यों। कैन यू थिंक ऑफ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस और रीजन, क्या इसके पीछे कारण और रीजन बता सकते हो तुम, तो हाउ कुड यू ट्राई एंड फिगर आउट वेदर योर एक्सप्लेनेशंस आर करेक्ट। ठीक है, तो तुम ऐसे कैसे वेरीफाई कर सकते हो, तो बच्चों इसको वेरीफाई कर सकते हो अपने टीचर से पूछ करके, ठीक है, अपने किसी बड़ों से पूछ करके, या फिर अपने, ठीक है, स्ट्रेंजर से नहीं, स्ट्रेंजर से तो बाद में निकलने जाना हो सकता है। तो वन ऑफ द रीजन जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि सैटरडे को बहुत सारे लोगों का छुट्टी होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का छुट्टी होता है, तो वो लोग भी इंडल्ज हुए होंगे सैपलिंग्स के प्लांटेशन के लिए।
ठीक है। और वेडनेसडे ये वीक के मिड में आता है, तो बहुत सारे लोग अपने काम में ही बिजी रहे होंगे, तो इसलिए कम से कम प्लांटेशन हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके का रीजन हो सकता है। दैट्स इट। अपने से भी आंसर देने का कोशिश करना, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में भी आएगा ही आएगा। ऑल राइट, तो इट इज द 11th एंड होप द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यस इट इज द 11th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, last question of the chapter, ठीक है, not last part of the chapter. Question is saying the number of tigers in India went down drastically between 1900 and 1970. बाघों की संख्या जो है 1970 के बीच में बहुत ही ज्यादा तेजी से कम हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973 टू ट्रैक एंड प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में लॉन्च किया गया कि टाइगर्स का काउंटिंग जो है वो पता किया जा सके। स्टार्टिंग इन 2006, 2006 में स्टार्ट किया गया। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वाज ट्रैक्ड। टाइगर्स का एग्जैक्ट नंबर जो वो ट्रैक किया गया। अब यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा गया है, लेकिन यहाँ डाटा में देखोगे तो अप्रॉक्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन को एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता है। शगुफ्ता एंड दिव्या लुक्ड अप इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया बिटवीन 2006 एंड 2022। 2006 से 2022 के बीच में डाटा कलेक्ट किया गया और उसमें टाइगर्स का काउंटिंग को लिखा गया इन 4 ईयर इंटरवल्स, 4 साल के इंटरवल्स में। They prepared a frequency table for this data and a bar graph to present this data. उन्होंने एक frequency table भी बनाया और एक bar graph भी बनाया। But there are few mistakes in the graph. Can you find those mistakes and fix them? अब इस ग्राफ में क्या है बच्चों, कुछ मिस्टेक्स है, तो भैया हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या मिस्टेक उन्होंने किया है और कैसे उसको हम लोग सही कर सकते हैं। ऑलराइट, तो 2006 में 1400 टाइगर्स थे लगभग, 10 में 1700 300 बढ़ गया, 14 में 2200 500 बढ़ गया, 2018 में 3000, टोटल कितने काउंटिंग बढ़ गए 800। ठीक है, 2022 में 3700, काउंटिंग कितना बढ़ा तो सिर्फ 700। ऑलराइट, लेट अस सी 2006 में नंबर ऑफ टाइगर्स। अब यहाँ पे यूनिट, ठीक है यूनिट का जरूरत भी नहीं है। ओके, 2006 में कितना है, टोटल कितना है 1400 है, लेकिन अगर ये ग्राफ को देखोगे तो ये 1000 से भी छोटा है। नहीं, ग्राफ को देखोगे तो ये 1000 से भी छोटा है। इसे हम लोग क्या करना, हमें क्या करना रहेगा, 1000 से थोड़ा बढ़ा कर रखना रहेगा। तो ये 1000 से बढ़ाकर कैसे ड्रॉ करना रहेगा ताकि ये 1400 बन सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिस्टेक था जो कि यहाँ पे फिक्स हो गया। अब 2010 में 1700 है, तो 1700 ये तो ऑलमोस्ट मिड में लग रहा है। ठीक है, ये मिड में लग रहा है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना रहेगा। ठीक है, ताकि ये 1700 बन सके। 2014 में 2200 है, 22, लेकिन ये क्या है 14 में 3000 के नजदीक है, नहीं, इसे हमें इरेज करना रहेगा। 2200 मतलब कि इसे इरेज करना रहेगा पार्ट को। ठीक है बच्चों, इसे इरेज करना रहेगा। 2018 में 3000 है, तो 3000 कहां पहुंचा है, ये तो हर ग्राफ में मिस्टेक की है शगुफ्ता और दिव्या ने, ऐसा नहीं कि सब में। 3700 ये तो सही है। ऑलराइट, तो होप कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। ओए, तो वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी साथ भी इसे जरूर शेयर करना ताकि उनको पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और बीच बीच में जिन क्वेश्चंस को अपपिट छोड़ा गया है उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना विदाउट टेकिंग एनीवन्स हेल्प। ठीक है, अपना दिमाग लगाओ, अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ाओ। ठीक है, ऑलराइट, तो तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।